निम्नों में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वी घाट में स्थित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। पूर्वी घाट आपने देखा होगा, पूर्वी घाट में कौन सी पहाड़ी स्थित नहीं है? एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है पालगोंडा, बी है वरीकोंडी, डी है नल्ला मलाई और ऑप्शन सी है नल्ला मलाई, ऑप्शन डी है हरिश्चंद्र रेंज। मित्रों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिश्चंद्र रेंज। ये कहाँ है? पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। हरिश्चंद्र रेंज हमारी है पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट। ठीक है मित्रों, इसको और डिटेल से जान लेते हैं। ये हमारा भारत का मैप है ना, इसको इतना ही जान लीजिए, इतना ही देखेंगे आप। तो यहाँ पे ये प्रायद्वीपीय भारत में आपने देखा होगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आप लोग बार बार पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में, है ना। तो ये है हो गया आपका पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, और ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। मित्रों पूर्वी घाट तो है, जब प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ होगा तो यहाँ पे पूर्वी घाट कहाँ से लेकर कहाँ तक है हमारी पूर्वी घाट? ऊपर में यहाँ पे एक नदी आती है जिसका नाम है महानदी। का उत्तर में क्या है? महानदी से लेकर, और दक्षिण में, उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में यहाँ पे है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नील लिखा क्यों नहीं? दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी पहाड़ी से लेकर और महानदी के बीच में हमारे पूर्वी घाट पाया जाता है। लेकिन ये पूर्वी घाट पूरा का पूरा पर्वत नहीं है, बस छोटे छोटे पर्वत श्रृंखलाएं हैं यहाँ पे। इन छोटे छोटे पर्वत श्रृंखलाओं से, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ जाती है, कुछ उभ्रंशन के कारण यहाँ पे ये पूर्वी घाट पूरा का पूरा टूट चुका है। तो समय समय पर यहाँ पे बीच में बहुत सारी अलग अलग पहाड़ियों से मिलकर यह पूर्वी घाट बना हुआ है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि पूर्वी घाट में जो पर्वतों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए पूर्वी घाट एक बार फिर से ये माना, ये देख लेंगे आप, ये दक्षिण भारत का मैप है। तो सबसे उत्तर में जो छोटे छोटे पर्वतों से मिलकर ये पूर्वी घाट बना है, ठीक है, पर्वत श्रेणियों से मिलकर। तो सबसे उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है, तो उसको कहते हैं नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ। क्या बोलते हैं मित्रों? सबसे उत्तर में जो पहाड़ियां हैं उसे नल्ला मलाई की पहाड़ी कहते हैं। ये भी पूर्वी घाट में स्थित है। उसके दक्षिण में आता है वेलाकोंडी। उसके दक्षिण में कौन सा आता है? वेलाकोंडी पर्वत। ठीक है, वेलाकोंडी के फिर दक्षिण में आता है, यहाँ पे आता है, इसका नाम है पालगोंडा। पालगोंडा। उसके फिर से एक छोटे एक पर्वत और आता है, पर्वत श्रेणी श्रृंखला आती है जिसका नाम हम कहते हैं, बार बार पूछा जाता है, नागारी, नागारी हिल्स। ठीक है, नागारी हिल्स यानी नागारी पर्वत। नागारी पर्वत के फिर से दक्षिण में एक और पर्वत आता है जिसको हम क्या कहते हैं? जावेदी श्रेणी। जावेदी कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, जावेदी। और जावेदी के बाद आता है सेवरॉय की पहाड़ियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, सेवरॉय की पहाड़ियाँ। ठीक है, सेवरॉय की पहाड़ियाँ आप बार बार उसमें भी पढ़ेंगे जब मैं खनिज वगैरह की वीडियोस बनाता रहूँगा, तो वहाँ पे भी जावेदी श्रेणी, सेवरॉय की पहाड़ियाँ, इनके बारे में आप लोग जानते रहेंगे। तो मित्रों आपने डिटेल से पढ़ा यहाँ पे कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ हैं, वेलाकोंडी की पहाड़ी, पालगोंडा की पहाड़ियाँ हैं, नागारी हिल्स है, जावेदी हिल्स है, सेवरॉय की पहाड़ियाँ हैं, और अंत में आपका आ जाता है मुख्य रूप से नीलगिरी की पहाड़ी। मित्रों ये नीलगिरी वही पहाड़ी है जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। ठीक है, ये तो आपने जाना। मित्रों एक एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्वी घाट की, यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पीसीएस एक और एग्जाम है, यूपी पीसीएल ऐसी कुछ एक पेपर आया था जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो मित्रों वहां पे दे रखा था महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश में है। तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ये यहाँ पे राइट आंसर दे रखा था। मित्रों अगर यहाँ पे ऑप्शन में आता है विशाखापट्टनम चोटी, विशाखापट्टनम चोटी, अगर विशाखापट्टनम चोटी अगर ऑप्शन में आएगा तो आप लोग राइट आंसर विशाखापट्टनम चोटी करेंगे। और अगर विशाखापट्टनम चोटी ऑप्शन में नहीं आता है तो आप लोग महेंद्रगिरी पहाड़ी को पूर्वी घाट का सबसे हाईएस्ट पर्वत कह सकते हैं। तो मित्रों ये था पूर्वी घाट के बारे में आपने जाना। चलिए अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी अंडमान निकोबार, डी है केरल। तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा
राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है और उसके बाद आता है गुजरात का। तो मैंग्रोव वन कहाँ सबसे ज़्यादा है? पश्चिम बंगाल में। अगर मित्रों इसके अलावा कुछ और जानकारी दे लेते हैं आप लोगों के लिए। जो सर्वाधिक वन है, वन स्थिति रिपोर्ट में जो सर्वाधिक वन है भारत में, तो वो किस में है? एमपी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। मध्य प्रदेश में क्या है? सर्वाधिक वन है एमपी। उसके बाद एमपी के बाद देखा जाए तो सर्वाधिक वन कहाँ है? एमपी के बाद कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश के बाद है। और अरुणाचल प्रदेश के बाद जो सर्वाधिक वन है वो है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अरुणाचल प्रदेश के बाद तो आपने देखा सर्वाधिक वन। अगर सबसे कम वन की बात करें तो सबसे कम है हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन है। हरियाणा के बाद आता है पंजाब। पंजाब सबसे कम वन हरियाणा में है, फिर पंजाब में है और फिर लास्ट में आता है गोवा। ठीक है मित्रों, अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मिजोरम। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन मिजोरम में है। उसके बाद आता है प्रतिशत की दृष्टि से सेकंड नंबर पे फिर अरुणाचल प्रदेश का आता है और फिर आता है आपका मेघालय। ठीक, 1% कहाँ है? मिजोरम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय में। अब जानते हैं मित्रों कि जो सर्वाधिक 2021 के अनुसार जो कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि हुई, तो उसमें से सर्वाधिक वन आवरण में जो वृद्धि हुई थी वो है प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है आपका तेलंगाना। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और तीसरे नंबर पे उड़ीसा। उड़ीसा, ठीक है, तीनों आसपास ही हैं ये राज्य। तो इन तीनों राज्यों में इनमें सर्वाधिक क्या हुई? सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, तो एग्जाम में उत्तराखंड लोअर पीसीएस में पूछा गया प्रश्न भी है। चलिए, जो प्रश्न है अगला, काबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिकट झील, बेमना झील, लोकटक झील, यह है चोलामू झील। मित्रों राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लोकटक झील। मणिपुर में है लोकटक झील। कहाँ है? मणिपुर। मणिपुर की लोकटक झील में काबुल लामजाओ हमारा तैरता हुआ क्या है? नेशनल पार्क है। जो ये पुलिकट झील है मित्रों, इसके बारे में जान लीजिए। पुलिकट झील है हमारी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर जो झील है वो क्या है? पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश पुलिकट झील, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर बना हुआ है। इस झील, जो ये झील है पुलिकट झील, ठीक है, पुलिकट जो झील है उस और पुलिकट झील के आगे हमारा कौन सा है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा, जहाँ पे आपने इसरो के बहुत सारे रॉकेट लॉन्च देखे होंगे ना, श्रीहरिकोटा। और इसी पुलिकट झील के बाद श्रीहरिकोटा इन बे ऑफ बंगाल और पुलिकट झील को अलग करता है। ठीक है, तो ये आपने देखा। एक उत्तराखंड पीसीएस में, लोअर पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा, या चिल्का झील होगा या किसी एक झील का नाम दिया था, और उसका क्वेश्चन था कि पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है। आई बात समझ में? तो शायद पुलिकट ही होगा या चिल्का झील होगा। तो इसमें मुझे याद आ रहा है कि पुलिकट झील रहा होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत आते रहते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है जो है वेमनाथ झील। मित्रों वेमनाथ झील कहाँ पे है आपका? केरल में है। वेमनाथ झील कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, इसी झील के, वेमनाथ झील के अंदर एक हमारा द्वीप है जिसे वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। ठीक है, वेलिंगटन द्वीप वेमनाथ झील के अंदर है। आई बात समझ में? जो भारत की सबसे लंबी झील है, भारत की नोट करते रहेंगे, भारत की सबसे लंबी झील। ठीक है, सबसे लंबी झील कौन सी है? वेमनाथ झील हमारी सबसे लंबी झील हो जाएगी। ठीक है, इसी वेमनाथ झील में आपने देखा होगा ना, केरल में नौकायन दौड़ होती रहती है। नौकायन, दक्षिण भारत में नौकायन दौड़ बहुत प्रसिद्ध है। तो इसी वेमनाथ झील में केरल में नौकायन दौड़ होती है ना, जिसके बीच में कि एक द्वीप है जिसका नाम वेलिंगटन द्वीप है। एक आता है लोकटक झील, इसके बारे में आपने जाना। चोलामू, बहुत इंपॉर्टेंट, चोलामू, और एक और झील है जिसका नाम है गुरुगोंडमर झील। गुरुगोंडमर झील, क्या नाम है? गुरुगोंडमर झील। गुरुगोंडमर और चोलामू झील हमारी है सिक्किम में।
सिक्किम में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। चोलामो झील और गुरु गोंडमर झील कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न? निम्नलिखित झील तथा उनके स्थिति का सही मिलान करें। चलिए देखते हैं कितना आप लोगों को आता है। ऑप्शन है उमियम झील कहाँ है? मेघालय में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नल सरोवर झील गुजरात में है, बिल्कुल राइट आंसर है। चपनाला झील असम में है, राइट आंसर, ये बिल्कुल सही हो गया। हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में, बिल्कुल सही है। और खुरपाताल उत्तराखंड में है। ठीक है, तो उमियम झील मेघालय, नल सरोवर गुजरात, चपनाला झील असम में हो गया। चपनाला असम में। ठीक है, हुसैन सागर तेलंगाना, खुरपाताल उत्तराखंड में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए का ABCDE, ABCDE, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट मार के नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भाखड़ा नागल बांध के पीछे बनी विशाल सागर को किस नाम से जाना जाता है? मित्रों भाखड़ा नागल बांध आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस बांध है। तो उसके पीछे जो विशाल जो सागर है, बांध के पीछे जलाशय है, उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गोविंद सागर, बी महाराणा प्रताप सागर, सी स्टेनले सागर और डी है स्वामी रामतीर्थ सागर। तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए गोविंद सागर हो जाएगा इसका। और राइट आंसर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोविंद सागर। भाखड़ा नागल बांध के पीछे जो विशाल सागर बना है उसे हम कहते हैं गोविंद सागर। मित्रों होता क्या है, जो हम नदी जारी हम क्या बांध बनाते हैं ना, तो परिणाम स्वरूप यहाँ पे बहुत बड़ा झील बन जाती है, तो इसी को एक क्या नाम दिया है? गोविंद सागर। भाखड़ा नागल बांध के बारे में आप जानते होंगे, किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध बना है सतलज नदी पर। एक और है यहाँ पे महाराणा प्रताप सागर बांध। तो महाराणा प्रताप सागर बांध भी हिमाचल प्रदेश में है, जो कि किस पे बनी है? ब्यास नदी पर। महाराणा प्रताप सागर बांध ब्यास नदी जो आती है हिमाचल प्रदेश में, उस पर एक बांध बना है जिसको हम पोंग बांध कहते हैं। पोंग बांध कहते हैं। ठीक है, तो पोंग बांध के पीछे जो बड़ा सागर है ब्यास नदी पर, उसे हम महाराणा प्रताप सागर कहते हैं। मित्रों अगला आप देखेंगे स्टेनले सागर कहाँ पे है? स्टेनले सागर एक तमिलनाडु में कावेरी नदी पर एक बांध है। कावेरी नदी पर एक बांध है जिसको हम कहते हैं मैटूर बांध, जो कहाँ है? कावेरी नदी पर। और कावेरी नदी पर जो मैटूर बांध के पीछे जो जलाशय है उसे हम स्टेनले सागर कहते हैं, जो कि हमारा तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आगे है स्वामी राम तीर्थ सागर। आप जानते होंगे स्वामी राम तीर्थ सागर उत्तराखंड की जो टिहरी बांध है उत्तराखंड का, भागीरथी और भिलंगना नदी के बीच में है। तो उस टिहरी बांध को हम के पीछे जो जलाशय है उसे स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से हम लोग जानते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है? ऑप्शन ए है गणतंत्र मंडप, बी है अशोक मंडप, सी है संविधान सदन, डी है कर्तव्य पथ। तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए गणतंत्र मंडप नाम रखा गया है। जो राष्ट्रपति भवन का जो दरबार हॉल था तो उसका नाम रखा गया गणतंत्र मंडप। मित्रों एक और हॉल था राष्ट्रपति भवन में जिसका नाम पहले क्या था? अशोक भवन था। क्या नाम? अशोक भवन ने अशोक हॉल का नाम रखा गया है। अब नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है? अशोक मंडप। पहले हॉल था, अब क्या हो गया? मंडप। अगर बात करें संविधान सदन की, जो हमारा मित्रों ये पुराना संसद भवन है, तो पुराना संसद भवन का नाम, पुराने जो संसद भवन है, जो पुराना संसद भवन है उसका नाम क्या रखा गया है? संविधान सदन। और जो कर्तव्य पथ है, जो हमारा दिल्ली राजपथ है जिसमें हमारे गणतंत्र दिवस की परेड गुजरती है, तो उसे हम राजपथ कहते थे, तो उस राजपथ का नाम अब क्या होगा? कर्तव्य पथ। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा सतत विकास लक्ष्य भारत, जो चौथा है क्या है? चौथा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा? तो प्रथम स्थान तो किसका रहेगा? प्रथम स्थान तो केरल ही होना चाहिए भाई, केरली का तो होगा, प्रथम स्थान रहेगा केरल का सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का स्थान कौन सा था इसमें? 7वां स्थान था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है
2024 में एससीओ का 24वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? तो मित्रों ऑप्शन है भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन। तो राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान में एससीओ का 24वां शिखर सम्मेलन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसे। वैसे तो मित्रों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो भी हम आपको करवा रहे हैं, लेकिन ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। और इस सम्मेलन में एससीओ का 10वां जो सदस्य बना था, 10वां जो सदस्य बना उसका नाम है बेलारूस। बेलारूस को एससीओ का 10वां सदस्य बनाया गया। एससीओ के बारे में आप जानते होंगे, संघाई क्या है, कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन है इसका पूरा नाम, जो कि कब आया था अस्तित्व में? वैसे तो संघाई 5 के नाम से एक संस्था का गठन हुआ था 1996 ईस्वी में। तो विधिवत रूप से जो एससीओ है इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, जिसमें संघाई 6 आया था। जो छठवां जो देश जो जुड़ा था उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान। मित्रों आप जानते होंगे 7वां और 8वां देश भारत और पाकिस्तान थे एससीओ में जुड़ने वाले, और जो 9वां जो देश था वो था ईरान। बहुत इंपॉर्टेंट, 9वां देश था ईरान था, और 10वां आप कौन हो गया, कौन सा देश है 10वां? बेलारूस। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में यूएन का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ष 2024 में, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ देंगे, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके लिए है। तो कहाँ होगा? ऑप्शन ए है बाकू, बी दाओस, सी है दुबई, और डी है आपका मिस्र। तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए बाकू। बाकू कहाँ है भाई? अजरबैजान में। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? अजरबैजान। मित्रों एक आता है आपका एग्जाम में कि COP21, जो इससे बोलेंगे, जो ये वाला कौन सा है, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कौन सा है? 29वां होगा ना? हाँ 29वां होगा। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी बोलते हैं इसे, जो जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन होता है। तो 29वां COP19 था, जो कि अजरबैजान की राजधानी बाकू में होगा। अगर बात करें COP28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये जो 2023 में जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था मित्रों आपका दुबई में। कहाँ हुआ था? दुबई में। और जो मिस्र में है, मिस्र में कौन सा हुआ था? COP27, ठीक है। COP27 का मतलब जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन था वो 2022 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिस्र में, ठीक है। चलिए मित्रों अगर एक और ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे दाओस, तो इसके बारे में ऑप्शन हमने इसलिए ऐसा दे रखा है, दाओस आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व आर्थिक मंच की 58वां जो सम्मेलन हुआ था वो दाओस में हुआ था, ठीक है। और दाओस कहाँ है? स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है आपका दाओस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों कैसी लग रही है आपको ये जनरल जो करंट अफेयर की सीरीज, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 129 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान हो जाएगा 129। देखते हैं कौन सी संस्था इसे जारी करती है? विश्व आर्थिक मंच। कौन सी संस्था जारी करती है इसे? विश्व आर्थिक मंच जारी करती है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, और जिसमें कि भारत का स्थान 129वां है। प्रथम स्थान जिस देश का है उसका नाम है स्वीडन का स्थान प्रथम है, ठीक है। मित्रों एक आध और देख लेते हैं। मैंने जो 176वां स्थान है, आपको सबके डाउट हो सकता है इनमें से जो 176वां स्थान है इसे भी देख लेते हैं। हमारा कौन सा है? 176वां स्थान है। एक रिपोर्ट है, सूचकांक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। कौन सा है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है वो 2000 कौन सा है? 2023 का।
तो उसमें भारत का जो स्थान है 176 है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। और प्रथम स्थान किसका है? एस्टोनिया। एस्टोनिया एस्टोनिया वही देश है मित्रों, आप देखते होंगे ना, मैंने आपको ज्योग्राफी वाले सेक्शन में बताया था बाल्टिक कंट्रीज। बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन से? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ठीक है, तो ये है 176वां स्थान। 72वां स्थान भी देख लेते हैं मित्रों। अब मैंने वही ऑप्शन देखा है जिसका आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत महत्व है। 72वां स्थान एक AI तत्परता सूचकांक है। कौन सा? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक। ठीक है, तत्परता सूचकांक है, उसमें भारत का स्थान 72वां है। और प्रथम स्थान AI तत्परता सूचकांक में प्रथम स्थान है सिंगापुर का। सिंगापुर का प्रथम स्थान है। ठीक है, एक और सूचकांक देख लेते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो इसमें भारत के बुरे हाल होंगे, है ना, आप देख सकते हैं प्रेस में तो बहुत बुरे हाल है भाई भारत की। तो 159वां स्थान है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और प्रथम स्थान जो है नॉर्वे का है। प्रथम स्थान किसका है? नॉर्वे का, यूरोप का जो देश है ना। तो देखिए आपने कितने सारी जानकारी ली, एक क्वेश्चन से आपने कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन देख लिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ऑप्शन ए है संजीव, बी है अरुण रंजन मिश्र, सी है नीलम शरण को, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए संजीव को। संजीव को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का दिया गया। अगर बात करें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, उनका एक उपन्यास है, क्या है? मुझे पहचानो। क्या नाम है? मुझे पहचानो। मुझे पहचानो उनका एक उपन्यास है। इस उपन्यास के लिए संजीव जी को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मित्रों अगर बात करें अरुण रंजन मिश्र की, तो इनको संस्कृत का किसका मिला था? संस्कृत के इनके किताब के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और नीलम शरण को अंग्रेजी के लिए, ठीक है, इंग्लिश के लिए इनको नीलम शरण जी को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? ऑप्शन एक है आयुष्मान खुराना, बी PV सिंधु, डी है रियान पराग, और डी है नरेंद्र राव यादव। तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, PV सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं मित्रों, जो आयुष्मान खुराना जी हैं, आयुष्मान खुराना जी को जो लोकसभा चुनाव हुआ था ना, लोकसभा इलेक्शन हुए थे 2024 में, तो लोकसभा इलेक्शन 2024 का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था आयुष्मान खुराना जी को। जो रियान पराग हैं, जो तीसरा ऑप्शन है रियान पराग, तो रियान पराग जी को जो पूमा है, पूमा कंपनी है ना, कौन सी कंपनी है? पूमा कंपनी। तो प्यूमा इंडिया का इनको क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर रियान पराग को। प्यूमा इंडिया, आप देखते हैं ना क्रिकेटर है, तो प्यूमा जो इंडिया है उसका ब्रांड एम्बेसडर रियान पराग को बनाया गया है। नरेंद्र राव यादव जी हैं, जो उनको क्या बनाया गया है? फिट इंडिया मूवमेंट, जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था ना, फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था, फिट इंडिया मूवमेंट जो चलाया गया था, उनके ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र राव यादव जी हैं। और एक आध और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ भारत का राष्ट्रीय राजदूत, यूनिसेफ भारत का राष्ट्रीय राजदूत, यूनिसेफ भारत का, उसका करीना कपूर खान। कौन है इसका? करीना कपूर खान को यूनिसेफ भारत का राष्ट्रीय राजदूत चुना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, 7वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे भाई, 7वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन, ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है जयपुर, सी है नागपुर, और डी है अहमदाबाद। तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, इसका आयोजन भी इसी में हुआ, भारत मंडपम में। ठीक है, जो जयपुर की बात करें, एक बार जो कांग्रेस आप लोग करते होंगे ना, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती भाई कांग्रेस का मतलब। ठीक है, तो एक और होता है 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस।
18वीं क्या होता है? 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस होती है जयपुर में, ठीक है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस होती है जयपुर में, ठीक है, 18वीं। और नागपुर में जो होता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन होता है वो होता है नागपुर में। मित्रों आपके लिए क्वेश्चन है, 109वां जो कांग्रेस है भारतीय विज्ञान कांग्रेस, आप कहाँ पे इसका आयोजन हुआ 2024 में? ये 2023 का है, ठीक है, 108वां वाला। तो आप 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजन कहाँ हुआ, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अहमदाबाद, क्योंकि इसकी एक कहानी है, पहले किसी और को कहा था, किसी और यूनिवर्सिटी को, फिर किसी और को, ठीक है। तो ये आप बताएंगे 2024 में कहाँ हुआ था भारतीय विज्ञान कांग्रेस। जो अहमदाबाद में हुआ था वो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस हुआ था, 30वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है, 2023 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मित्रों 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, ये है 2023 का, 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था जोहानिसबर्ग। कहाँ है जोहानिसबर्ग? साउथ अफ्रीका में है जोहानिसबर्ग। अगर बात करें जो 14वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो हुआ था बीजिंग में। और जो कजान है, कजान आगे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कजान है रूस में। और यहाँ पे होगा 16वां ब्रिक्स सम्मेलन, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा कजान में, जो कि रूस में है। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी गोवा, सी अयोध्या, डी है अहमदाबाद। तो मित्रों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ था 2024 में। मित्रों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो प्रगति मैदान में हुआ था, ये नई दिल्ली का कहाँ पे? प्रगति मैदान में, प्रगति मैदान में। और प्रगति मैदान में एक कॉम्प्लेक्स बना है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम है भारत मंडपम, भारत मंडपम। मित्रों भारत मंडपम जो कॉम्प्लेक्स है बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से है। ये जो G20 सम्मेलन हुआ था इसी भारत मंडपम में हुआ था। ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ पे 7,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। ये किस लिए बनाया गया है? भारत मंडपम जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी सम्मेलन सभाएं कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मेले होते हैं, दिल्ली में प्रगति मैदान में बहुत सारे मेले होते हैं, त्योहार होते हैं, और कुछ ऐसे मेले होते हैं जहाँ पे कि व्यापार से संबंधित मेले होते हैं। उन सब का आयोजन इस कॉम्प्लेक्स में हो सकता है। किस कॉम्प्लेक्स में? भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में। आई बात समझ में? और ये कॉम्प्लेक्स जो आपने ओपेरा हाउस सुना होगा, ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी में है ना हाउस, ओपेरा हाउस सिडनी में है। तो ओपेरा हाउस से भी ज़्यादा सब बड़ा हमारा क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है। तो क्या नाम है इसका? भारत मंडपम इसका नाम है।